हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सही इंसानों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है और अपने देश में तो बिल्कुल नहीं है। जो हमको जगाता है उसी को हम मारने को और काटने को दौड़ते हैं। तो नोबडी इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक द ट्रूथ। आज हम चलते हैं ओशो आश्रम। अभी मैं हूँ थोड़े रंगबाई से थोड़े दूर और इधर से मैं जाऊँगा ओशो आश्रम, जो कि इधर से पड़ता है 45 किलोमीटर। और आपको बताऊंगा ओशो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने कहीं शायद नहीं सुने होंगे, और देखेंगे ओशो आश्रम कैसा है। ओशो ऐसी पर्सनालिटी है जिसको बहुत हेट भी मिला है और जिसको बहुत प्यार भी मिला है। हेट इस संदर्भ में कि अपने ही लोगों ने उसको बहुत हेट किया है, लेकिन फॉरेनर के और दूसरे देशों के लोगों के द्वारा उसको बहुत ही प्यार मिला है। तो वो क्यों और कैसे, वो सब फैक्ट्स की बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और बात करें ओशो आश्रम की तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और नेचुरल ब्यूटी है एकदम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गाइज, ये है माधवपुर का फेमस बीच। तो अगर आपने माधवपुर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और बस अब हम अभी पहुंचने ही वाले हैं ओशो आश्रम। लेट्स गो। गाइस, इस वीडियो को मैंने जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस आश्रम के आसपास बसी अथाह प्रकृति का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से ले सकें। क्योंकि आज की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से भरी इस दुनिया में ऐसे आश्रम रेगिस्तान में कुएं की तरह है, जो हमारे जैसे प्रकृति प्रेमियों की प्यास बुझाता है। आमतौर पर ओशो रजनीश खुद को अमीरों का गुरु कहलवाते थे और सबसे ज़्यादा उसके शिष्य अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्री से थे, जो ओशो रजनीश को अपनी सरकार से भी ज़्यादा मानते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी वजह से शायद ओशो रजनीश का अब तक का सबसे बड़ा आश्रम अमेरिका के ओरेगन शहर में था, क्योंकि उन्हीं के हजारों अमेरिकन शिष्यों द्वारा बनवाया गया था, which is the biggest land of around 64 of thousands of acres. और आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि उस आश्रम के पास खुद के अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट, एक बहुत बड़ा बैंक और इवन अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था। और उस आश्रम के पार्किंग एरिया में खड़ी रहती थी 92 रोल्स रॉयस। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो को अमीरों का गुरु क्यों कहा जाता है। ओशो के प्रभावशाली और मेधावी व्यक्तित्व की वजह से एक समय अमेरिका में ऐसा आया कि वहां की प्रजा उनकी अपनी सरकार का ना मानते हुए ओशो के नियमों का पालन करती थी। अपनी प्रजा का रजनीश के प्रति झुकाव देख अमेरिकी सरकार ने रजनीश को तुरंत गिरफ्तार करवाया। और कहा जाता है कि उनके साथ जो भी कैदी जेल में रहते थे वो भी थोड़े दिनों के बाद उनके शिष्य बन गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक भारतीय साधु ने अमेरिकी लोगों और यूरोपियन लोगों के मानस पर कितना कब्जा किया हुआ था। और कहा जाता है कि उसी जेल में अमेरिकी सरकार ने ओशो के खाने में हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया था, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो सरकार ने उनको भारत वापस भेज दिया। फिर भारत वापस आकर ओशो के शिष्यों ने महाराष्ट्र के पूना में एक और नया बहुत बड़ा आश्रम बनाया, जो आज भी कार्यरत है और ओशो इंटरनेशनल संस्था उसको आज भी मेंटेन कर रही है। और भारत की बात की जाए तो ओशो को भारत में कुछ खास प्रेम नहीं मिला, क्योंकि ओशो ने भारत के कुछ ऐसे प्रश्नों को छेड़ा था जिसके बारे में आमतौर पर कोई भी बात करना नहीं चाहता।
जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमको जगाने की कोशिश करते हैं उसी को हम मारने को दौड़ते हैं। तो इसी के चलते ओशो पर भारत में बहुत सारे हमले भी हुए। हाँ, लेकिन बाद में जाकर वो सभी लोग ओशो के शिष्य जरूर बने थे। सो देयर इज ऑलवेज ए होप। सो गाइस, ये है ओशो आश्रम। हम भी यहाँ थोड़े गुम हो गए हैं क्योंकि कहाँ पर जो मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है वो अभी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं जो ओशो के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको अगर ध्यान में रुचि हो, स्पेशली ध्यानी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। પણ એ શું આપણે ધ્યાન કરવું હોય તો રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડે કે એમ? હા, એનું રજીસ્ટ્રેશન હોય, બધું હોય, એના એકલા દિવસ તમારે હાજર રહેવું પડે વચ્ચે, જે એના પછી વ્હાઇટ રૂમ ને મેડિટેશન એના કેમ્પ હોય છે. હા, એમાં ડાયનામિક હોય, પછી કુંડલીની ધ્યાન હોય. હા, એ સવારનું ધ્યાન હોય, બપોરનું ધ્યાન હોય, એક રાત સાંજનું ધ્યાન હોય. एकदम नेचुरल प्लेस है। सो अगर आप आना चाहो तो इधर आ सकते हो। सो मुझे लगता है यहाँ पर पूरा दिन भी कम पड़ेगा, तो अगर आप पूरा दिन यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है, यानी कि मध्याह्न भोजन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर मध्याह्न भोजन होता है। जिसका रास्ता इधर से जाता है तो आप भोजन करना है तो आप भोजन भी इधर ले सकते हैं। और ये जो जगह है वो है ओशो आश्रम। और आप यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं जो गोकुल आश्रम को ओशो आश्रम दिखाते हैं, तो गोकुल आश्रम भी इसके पास ही है, थोड़ा बहुत दूर है। तो उधर भी हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है वो आश्रम। दोनों बगल में ही है, आजू बाजू। सो गाइस, ये है ध्यान मंदिर। यहाँ पर सभी आश्रम के लोग सुबह ध्यान करते हैं और शाम को भी ध्यान करते हैं। बहुत ही बढ़िया पुराने तरीके से बनाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अमीरों को सन्यासी ओशो की फोटो लगी हुई है। और यहाँ पर सभी लोग सुबह और शाम को ध्यान करते हैं। बेसिकली ओशो के जो भी कैंप होते हैं उसमें ज़्यादातर विपश्यना और डायनामिक मेडिटेशन किया जाता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो इतना बोले हैं कि इतिहासकारों को उनका सभी शब्द समेटने में पूरा जीवन चला गया। तो एक है बुद्ध और दूसरे है ओशो। तो आप बुद्ध की मेरे पीछे एक खूबसूरत मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक ध्यान स्थली ही है जहाँ पे सुबह और शाम ओशो के सन्यासी ध्यान करते हैं। ચોમાસામાં પાણી પાણી થઈ જતું હોય.
बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि ये वीडियो बनाते वक्त मैं आप लोगों से ओशो के बारे में बात कर सकूं, ओशो के बारे में जो भी मेरा नॉलेज है या जो भी अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। मेरे स्पिरिचुअल अनुभव भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक ना एक दिन। लेकिन अभी बात करते हैं ओशो की, तो क्यों वो मेरे दिल के करीब है। सिर्फ एक ही बात मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। जितने भी धर्म इस दुनिया में है, सभी कूड़ा कचरा आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो ने क्या किया है, सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने बोला है पकड़ने को, जो कि है ध्यान। सिर्फ ध्यान करो और अपने आप गलत चीज़ें छूट जाएंगी और सही चीज़ें आपके साथ जुड़ती रहेंगी। तो ये है ओशो का पूरी शिक्षा जो उन्होंने अपने जीवन में दी है। सिर्फ मैं ये सार बता रहा हूँ। ओशो ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रवचन किए, अगर गिनने बैठो तो लाखों का आंकड़ा निकलेगा, लेकिन उनके प्रवचनों के रिकॉर्डिंग के ऊपर से उनके जो शिष्य हैं उन्होंने बुक्स बनाई है। ओशो के प्रवचन के रिकॉर्डिंग के ऊपर से शायद 500 से 600 बुक अब तक मार्केट में है, जो कि ओशो इंटरनेशनल जो उनका फाउंडेशन है उसके अंडर ही काम करती है सब। तो आप वो पढ़ सकते हो। दो बुक मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो आपको अपने जीवन में पढ़नी ही चाहिए। ये दो बुक आपके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जो अगर आप अपने दिल से इसको पढ़ो तो। एक बुक है मेरी दृष्टि से कृष्ण, और दूसरी बुक है मेरा स्वर्णिम बचपन। कृष्ण के बारे में बहुत ही अलग दृष्टि से ओशो ने उसमें अपने विचार रजू किए हैं। और दूसरी बुक है मेरा स्वर्णिम बचपन, जिसमें उन्होंने अपने आप से ही वो उनके बचपन के स्मरण सब रजू किए हैं। तो वो भी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बचपन एक इंसान का कैसा होना चाहिए वो सब उन्होंने बताया हुआ है। तो ठीक है, ये था ओशो के बारे में कुछ तथ्य। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं कि ओशो का फोटो मेमोरी था, तो उतनी बुक्स तो हम पढ़ नहीं सकते। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ उनकी अपनी लाइब्रेरी में 1.5 लाख बुक्स थी, तो उनमें से सभी तो उन्होंने पढ़ भी डाली थी। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा कर देखिए, सिर्फ वो 58 साल तक जिए थे, तो एक दिन में उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी थी। उनके आसपास के जो भी लोग रहते थे वो बताते थे कि वो एक रात में ही 10 से 12 बुक्स पढ़ डालते थे। तो हाँ, ये सब कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं बनता, कुछ ना कुछ इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। और अभी भी आप अगर देखो मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाकर देखो, तो वो लोग भी, अगर आपने ओशो को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी लोग ओशो को ही कॉपी करेंगे। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी कुछ ना कुछ रेफरेंस तो ओशो से लिया हुआ होता ही है। तो ये था कुछ तथ्य ओशो के बारे में। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और ये ओशो आश्रम आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे किए बिना मत जाना। इधर तक देखी है, इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।